आज हम लोग एसएससी जीडी के जो 2019 में 11 मार्च को जो पेपर हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया है, सभी सजीव जीवों को विटकेयर 1969 द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है आपके 3, 7, 1, 5। चलो डिटेल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बताना चाहिए आपको कि विटकेयर ने 1969 में सभी जीवों को जो आपको डिवाइड किया था वो 5 समूह में डिवाइड किया था। पहला था मोनेरा, जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक या जीवाणु आते हैं। दूसरा था आपका प्रोटिस्टा, जिसके अंदर एक कोश की या यूकैरियोटिक आप कहते हैं। तीसरा था पादप, जिसके अंदर शैवाल या बहुकोश की हरे पौधे आते हैं। चौथा है आपका जंतु, जिसमें बहुकोश की आपके जंतु आते हैं। और पांचवा है आपका कवक, जो परजीवी जो दूसरे पर आपके आश्रित रहते हैं। चलिए इसके बारे में और डिटेल में बात करना चाहेंगे आपको कि जीवों का जो आधुनिक वर्गीकरण है, वर्तमान में जिस वर्गीकरण को अपनाया गया है उसको कैरोलस लिनियस ने वर्गीकृत किया है। और बताना चाहेंगे जो जीवों का द्विनाम है, जो आपके साइंटिफिक नेम होते हैं उसमें जो द्विनाम पद्धति के जनक हैं वो कैरोलस लिनियस ही है आपके। लेकिन अब इससे नोट पॉइंट बताना चाहेंगे कि अगर पूछा जाए कि जीवों को सबसे पहले वर्गीकृत करने वाले व्यक्ति कौन है, तो जीवों को वर्गीकृत सबसे पहले करने वाले व्यक्ति अरस्तु है, जिन्होंने जीवों को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, वनस्पति और जंतु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, 2016 के ओलंपिक खेलों में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट गोल्ड प्रतिस्पर्धा किसने जीती थी? डिटेल करते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर होगा आपका उसैन बोल्ट। अगर बात करते हैं कि 2016 में जिस स्थान पर ये ओलंपिक किया गया था वो स्थान कौन सा था, तो रिया डी जेनेरिया, जो ब्राजील में पड़ता है आपका। इसका विषय था एक नई दुनिया। और अगर बात करें कि ओलंपिक का कौन सा क्रम था, तो 31वां नंबर 31 नंबर का ये क्रम था। बात करें कि भारत का इस ओलंपिक में प्रदर्शन में कौन सा स्थान रहा, तो भारत का इस ओलंपिक में 67वां स्थान रहा था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पारिस्थितिकी निर्माण में शामिल होते हैं। ऑप्शन है केवल भौतिक कारक, ऑप्शन सेकंड है केवल जीवित कारक, ऑप्शन तीसरा है आपका जीवित जीव एवं भौतिक कारक, और ऑप्शन डी है आपका केवल कीट पतंग। डिटेल करते हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवित जीव एवं भौतिक कारक। अगर बात करें कि सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया था, आंसर हो जाएगा एजी टॉनसाइन ने। फिर बात करते हैं कि इसमें शामिल किया था किसको, तो उत्पादक, उपभोक्ता और उपघटक को। यहाँ पर नोट ध्यान रखें, इसमें ऊर्जा लगातार निवेश और निर्गम जारी रहता है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन चौथा, जो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा भी जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कुद किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यहाँ पे बताएंगे आपको जो कुद है वो क्वेश्चन है आपका, हाँ, कुद किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यहाँ पे ध्यान रखें, जो कुद है आपका ये जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर। इसमें जो आपके और ऑप्शन दिए हैं उसको भी डिटेल कर लेते हैं। अगर बात करें कि गुजरात का लोक नृत्य कौन हो जाएगा आपका, गरबा, डांडिया, झकोलिया। बात करते हैं केरल, तो केरल का हो जाएगा कथकली और मोहिनीअट्टम। पश्चिम बंगाल का जो फेमस है आपको वो है बाउला और बत्रा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है आपका, मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या होती है। ऑप्शन है 20, 22, 10 और 21। डिटेल करते हैं इसमें तो बताएंगे आपको जो जोड़े होते हैं वो 22 जोड़े होते हैं। मेल और फीमेल में जो समान जोड़े होते हैं वो कितने होते हैं, 22 जोड़े समान होते हैं आपके। अगर बात करें कि इसमें जो आपका 23वां होता है, 23वें को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। अगर बात करें जो मेल होता है, तो मेल का जो अंतिम सेक्स क्रोमोसोम होता है वो कौन सा होता है आपका मादा का आपका होता है XX। अगर बात करें कि मेल का कौन सा होता है तो आपका XY होता है आपका। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि वंशानुगत का वाहक कहा जाता है इन्हीं चीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है आपका कि बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली के दिमाग की उपज थी। ऑप्शन है आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड क्लाइव। तो जरा बात करते हैं बंगाल से संबंधित, तो लॉर्ड क्लाइव से संबंधित जो पॉइंट आपके और भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें बंगाल विभाजन की जो उपज थी किसके दिमाग में चल रही थी, तो आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड क्लाइव। अब यहाँ पर किया क्या था कि लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के 2 उप दीवानों को नियुक्त किया था। पहला था मोहम्मद रजा खां और दूसरे थे राजा सिताब राय। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड क्लाइव ने किन 2 लोगों के बीच में संधि कराई थी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जरा देख लेते हैं। तो लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में
नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम के बीच में इलाहाबाद की संधि कराई थी। बात करते हैं जो लॉर्ड क्लाइव थे वो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। अब यही आपका एक की पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको 100% याद कर लें। एक आपका अधिनियम आया था 1773 नियामक अधिनियम, उसके अंतर्गत क्या किया गया था कि बंगाल के गवर्नर पद को गवर्नर जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया था। जो पहले आपके बंगाल गवर्नर का पद था अब वो क्या बन चुका था, गवर्नर जनरल का पद बन चुका था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए और इंपॉर्टेंट है और इसी एग्जाम के पर्पज से तो अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो आंसर हो जाएगा आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है आपका भारत के वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत डॉट डॉट द्वारा किया जाता है। जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में दिया गया है, अनुच्छेद 280 में दिया गया है। अनुच्छेद 280 बोला गया कि वित्त आयोग का जो गठन होगा वो राष्ट्रपति करेंगे। अब जरा वित्त आयोग से संबंधित जो पॉइंट और भी बनते हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर बोला जाए कि सबसे पहला प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1951 में सबसे पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। पूछा जाए कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर हो जाएगा केसी नियोगी। अगर पूछा जाए कि वर्तमान कौन है, तो वर्तमान है आपके एनके सिंह। अगर बात करें कि जो आपका ये आयोग है, इस आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक आपका अध्यक्ष और 4 आपके अन्य सदस्य होते हैं। बात करते हैं जो आपका ये आयोग होता है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो ये आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। और जो ये आयोग अपनी रिपोर्ट जारी करता है, क्या सरकार, जो भी सरकार है आपकी केंद्र सरकार, उसके लिए बाध्य है या नहीं है, तो ध्यान रखा जाए कि यहां पर इसकी सिफारिश बाध्य नहीं है कि नहीं इसकी सिफारिश को मानना पड़ेगा। अगर बात करते हैं कि इस आयोग का समय या कार्यकाल कितने दिनों का होता है, उसका कार्यकाल होता है 5 साल का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्वेश्चन बोला गया है आपका कि यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप फाइनल 2018 का खिताब महिला वर्ग में किसने जीता था। ऑप्शन है आपका नाओमी ओसाका, मार्टिना हिंगिस, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। जरा चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो नाओमी ओसाका ने इसको जीता था। अगर बात करते हैं कि इस खेल का एक वर्ष में जो आयोजन होता है वो कितने होते हैं, तो उसमें 4 आयोजन होते हैं। पहला आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है आपका फ्रेंच ओपन, तीसरा आपका होता है विंबलडन ओपन और चौथा होता है आपका यूएस ओपन। और पूरे साल का जो सम्मिलित रूप होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रैंड स्लैम, जैसे फाइनल जो मैच होता है, जैसे मैच का अगर फाइनल बोला जाए तो तुम्हारा क्या होता है, आपका फाइनल मैच होना आपका, तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रैंड स्लैम। बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसको भी पूछा जा सकता है इस बार एग्जाम में। बोला जाए कि पुरुष एकल 2022 को ये जो आपका खिताब था ये किसने जीता, तो कार्लोस अल्कारेज ने इसको जीता था, जो स्पेन के रहने वाले हैं। बात करते हैं महिला एकल 2022 का खिताब किसने जीता था, तो इगा स्विटेक जो पोलैंड की रहने वाली थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है आपका कि अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो अयोध्या पहाड़ पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो जो अन्य ऑप्शन है जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो बात करते हैं कि केरल में कौन सा पहाड़ स्थित है आपका, तो काउमुन, जो आपके इलायची के पहाड़ के नाम से बहुत ही फेमस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए कि इलायची का पहाड़ किस स्टेट में पड़ता है, आंसर हो जाएगा हमारा केरल। बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के जो प्रमुख आपके पठार या पहाड़ या पर्वत श्रेणी उसकी बात कर लेते हैं। तो सतपुड़ा एवं विंध्य पर्वत श्रेणी और मालवा का पठार भी आपका मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में कैमूर पर्वत श्रृंखला पड़ती है और सोनपुर का जो पहाड़ है वो आपका फेमस है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है आपका ओडिसी नृत्य का पूर्ववर्ती नाम क्या है। ऑप्शन है भांगड़ा, भरतनाट्यम, गोतपुआ, कुचिपुड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोतपुआ। जो आपका ये क्वेश्चन दिया गया है कि ओडिशा नृत्य का पूर्ववर्ती नाम क्या है, तो पूर्ववर्ती नाम है आपका गोतपुआ। गोतपुआ नाट्य शास्त्र पर आधारित है। नाट्य शास्त्र की अगर पूछा जाए कि रचना किसने की, तो आंसर हमारा हो जाएगा भरत मुनि। भरत मुनि ने जो रचना की थी नाट्य शास्त्र, या भरत मुनि पर आधारित जो नाट्य शास्त्र है उसकी रचना की थी, उस पर आपका आधारित है गोतपुआ। अगर बात किया जाए कि इसके संरक्षक कौन थे, हमारी जो गोतपुआ था इसके संरक्षक कौन थे, तो आपके जैन शासक खरवेल इसके संरक्षक थे। अब बात करें तो जो आपका अन्य ऑप्शन है उससे भी संबंधित, तो भांगड़ा कहाँ का है आपका, पंजाब का, भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का और कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के हालिया कार्यकाल की अवधि क्या थी। ऑप्शन है 2014 से 2016, ऑप्शन दूसरा 2014 से 2018,
ऑप्शन तीसरा है 2009 से 2014, ऑप्शन चौथा है 2014 से 2017। इसका आंसर हो जाएगा 2014 से 2018। जरा देखते हैं इनके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। जो अरविंद सुब्रमण्यम है ये IMF के आपके अर्थशास्त्री रहे हैं और G20 के वित्त मंत्री विशेषज्ञ के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। बात करते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार के बारे में, तो वर्तमान में जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर हैं। और अगर बात की जाए कि मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्य क्या होता है, तो इनका कार्य होता है सरकार को आर्थिक सलाह देना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है आपका कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन इसलिए किया गया है क्योंकि वे हैं, ऑप्शन ए है राज्य बनाने के लिए उनकी जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है, ऑप्शन बी है राज्य बनाने के लिए बहुत छोटे प्रांत, ऑप्शन सी है राज्य बनाने के लिए बहुत बड़े प्रांत, ऑप्शन डी है बहुत बड़े प्रांत। तो क्वेश्चन के अनुसार और जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य बनाने के लिए बहुत छोटे प्रांत। जरा बात करते हैं इसके अन्य तथ्यों पर, जरा देखते हैं हम लोग। अगर बात करेंगे राज्य बनाने के लिए बहुत छोटा प्रांत, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि संविधान में इससे संबंधित क्या आपके तथ्य जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर बात किया जाए राज्य या केंद्र शासित राज्य के संबंध में कौन सा भाग दिया गया है, तो भाग 8 दिया गया है राज्य और केंद्र शासित से संबंधित, और इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242, और एक आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 3 जो भारतीय संविधान के भाग 1 में दिया गया है। इसमें बोला गया है कि संसद के पास में शक्ति है राज्यों का नाम परिवर्तन करने में, सीमा परिवर्तन कर सकती है या नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अगर बात करें कि वर्तमान में भारत में कुल कितने स्टेट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आपके हालिया एग्जाम हुई उसमें कभी पूछा भी ये क्वेश्चन है आपका। तो वर्तमान में 28 आपके नॉर्मल स्टेट हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, जब से आपके जम्मू एंड कश्मीर में चेंजमेंट किया गया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने स्टेट हैं, तो कितने हो जाएगा आपके 28 एंड 8, 28 आपके सामान्य और 8 आपके केंद्र शासित। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कैटेगेशन का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है, ऑप्शन है सिलिकॉन, गंधक, कार्बन एंड नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। देखते हैं इससे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कार्बन। अब जरा बताना चाहेंगे कार्बन का अपने अणुओं के साथ जो आबंध होती है, जो कहने मतलब जोड़ने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं आपका श्रृंखलायन, या जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कैटेगेशन का गुण सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है, तो हम लोग श्रृंखलायन कहते हैं या फिर कैटसिगन कहते हैं। बात करते हैं कि सबसे ज्यादा यौगिक किसके पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा यौगिक कार्बन के पाए जाते हैं। सर्वाधिक यौगिक किसके होते हैं, कार्बन के। अगर पूछे वायुमंडल में कितना परसेंट CO2 है तो कितना है, अगर पूछा जाए कि वायुमंडल कार्बन कितना है तो 0.003%। अगर बात करें कि कार्बन के अपरूप कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC GD के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है आपका कि कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं। ऑप्शन दिया जाता है उसमें आपका कोई आपका एक मिल जाएगा, तो हीरा या ग्रेफाइट या फ्लोरीन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था हीरा, तो क्वेश्चन का सामान तो सबको याद क्या करना है कि कार्बन के अपरूप तो क्या जाएगा हीरा, ग्रेफाइट और आपकी फ्लोरीन। बात करते हैं कि कार्बन का ऐसा कौन सा है जो अर्धचालक होता है, तो आंसर हमारा क्या जाएगा आपका सिलिकॉन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है, ऑप्शन ए क्षारकी, ऑप्शन बी क्षारी, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी अम्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्ली। अब बात कर लेते हैं जरा अम्ल के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट की। अगर पूछा जाए कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और अम्ल की विशेषता होती है ये नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देता है। अगर बात करते हैं कि अम्लीय शब्द जिसे हम लोग क्या कहते हैं आपका एसिड कहते हैं, तो इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो एसिड शब्द की जो उत्पत्ति है वो एसियर शब्द जो कि आपका लैटिन शब्द है उससे हुआ, और इस एसियर का लैटिन जो शब्द इसका मीन होता है खट्टा होना। अगर बात करें कि आपके अम्ल की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो अम्ल की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। सामान्य तौर पर क्वेश्चन पूछा गया है आपके जीडी के एग्जाम में कि इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो सामान्य तौर पर क्वेश्चन ही था कि बेंजोइक एसिड का प्रयोग किसमें करते हैं, तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग पदार्थ परीक्षण में करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है आपका बहिर्वेदी चट्टानें एक प्रकार की होती हैं, ऑप्शन ए जीवाश्म चट्टानें, ऑप्शन बी अग्निमय चट्टानें, ऑप्शन सी अपशादी चट्टानें, ऑप्शन डी कायात्री चट्टानें। इसका जो आंसर होगा वो होगा अग्निमय चट्टानें। बात करते हैं कि अग्निमय चट्टानें चट्टानों का निर्माण किससे होता है, तो चट्टानों का निर्माण खनिजों से मिलकर होता है। अगर बात करें आपकी अग्निमय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, तो ज्वालामुखी जब उद्भव होता है तो उसकी जो मैग्मा होता है, मैग्मा से इन चट्टानों का निर्माण होता है। बात करें कि जो चट्टानों के निर्माण चट्टानों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं पेट्रोलॉजी।
बात करें चट्टानों के प्रकार कितने होते हैं, तो चट्टानी प्रकार आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। बात करते हैं कि आग्नेय चट्टाने में किसकी प्रधानता पाई जाती है, तो धात्विक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है आपका भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में डॉट डॉट भाषाएं शामिल है। ऑप्शन दिया गया है ए 2, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी है आपकी 100। तो इसका आंसर हो जाएगा 22। बात करें कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो आंसर हो जाएगा आपका 14 सॉरी भाषाएं कुल कितनी थी आपकी, तो 14 भाषाएं थी आपकी। बात करें कि इसमें संशोधन करके जोड़े गए हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीनों आपकी जो ये लिखे मैंने, तीनों आपके एग्जाम में पूछे जा भी सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भाषाओं से संबंधित तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको बिल्कुल याद कर लें। तो मूल संविधान में कितनी है आपकी, 14। फिर आपका संविधान संशोधन हुआ आपका 21वां संविधान संशोधन 1976। इसमें एक आपकी भाषा जोड़ी गई सिंधी, जो 15वीं बनी। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, इसके द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। अब संख्या हो चुकी थी आपकी 18। उसके बाद में 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ, इसके द्वारा 4 भाषाओं को और जोड़ा गया, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। और अब भाषाएं हो चुकी थी 22। यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए कि 71वें संविधान संशोधन 1952 के समय, सॉरी 92 के समय कुल कितनी भाषाएं थी, तो कितना आपका आंसर हो जाएगा 18। तो इनको सिस्टमेटिक ढंग से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है एक यंत्र जिसका उपयोग परपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है डॉट डॉट कहलाता है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा अमीटर। अब बात करते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं, बोला गया विद्युत परपथ में इलेक्ट्रॉन के आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। बात करते हैं कि विद्युत धारा कैसी राशि है, तो ये आपकी अदिश राशि है। इसका मात्रक कौन सा आपका एसआई मीटर है। अब इसमें आपके 3 ऑप्शन और दिए गए, बोला गया आपका जाइरोस्कोप। तो जाइरोस्कोप किसका मापक होता है, किसी भी वस्तु की कोणीय स्थिति का मापन किसके द्वारा करते हैं, जाइरोस्कोप द्वारा। थर्मामीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तापमान या शरीर के तापमान को कंफर्म करने के लिए। ओम मीटर का प्रयोग किससे करते हैं, तो ओम मीटर का प्रयोग विद्युत परपथ के लिए किया जाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है आपका किसी क्षेत्र की जैव विविधता का बेहतर मापक है। ऑप्शन ए बोला गया वहां पाए जाने वाले जानवरों की संख्या, ऑप्शन बी है वहां पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या, ऑप्शन सी है वहां पाए जाने वाले पेड़ों की संख्या, ऑप्शन डी है वहां रहने वाले लोगों की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वहां पाए जाने वाले प्रजातियों की संख्या। तो बात करते हैं इसके बारे में, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 22 मई। इसके जैव विविधता दिवस 2022 जो है, इसके लिए करंट अफेयर्स के लिए अलग से क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, उसको मैं आपके इसके नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको देख लीजिएगा। बात करते हैं कि जैव विविधता मापन की विधियां कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया कि जैव विविधता के मापन की विधियां का प्रकार कितने होते हैं। तो 3 प्रकार की विधियां होती हैं, अल्फा, बीटा और आपकी गामा विधियों द्वारा इसको मापन किया जाता है। बात करें कि विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, तो विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग जी रोजन द्वारा किया गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन तीसरा है मोरारजी देसाई और ऑप्शन चौथा है इंदिरा गांधी। तो लाल बहादुर शास्त्री की भारत से बाहर मृत्यु हुई थी। अगर बात करें प्रधानमंत्री रूप में इनकी नियुक्ति कब हुई थी, तो इनकी नियुक्ति 1964 में हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई थी विदेश में कहां पर हुई थी, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में इनको हुई थी। इनको गुदरी के लाल के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रसिद्ध नारा है जय जवान जय किसान। बहुत ही साधारण व्यक्तित्व वाले प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और इनकी मृत्यु आज तक एक रहस्य बनी हुई है। काफी विरोधी लोग आपकी अन्य प्रकार की बातें कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है आपका भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए डॉट डॉट गुणवत्ता का प्रतीक है। ऑप्शन है एफपीओ, एगमार्क, इकोमार्क, आईसीआई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आईसीआई, ऑप्शन नंबर डी। इसका डाटा कौन जारी करता है, आपका भारत मानक ब्यूरो, इंडियन स्टैंडर्ड, तो इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। बात करते हैं कि आईएसआई की स्थापना कब की गई, तो आईएसआई की स्थापना 1947 में की गई। इसका क्या काम क्या था, उत्पादक भारतीय अनुरूप है या नहीं इसकी जांच करना। आगे आपको ऑप्शन दिया गया एगमार्क। एगमार्क का जो मार्क है किस लिए प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग कृषि या खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के मापन के लिए किया जाता है। बात करते हैं एफपीओ। एफपीओ द्वारा क्या आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है आपका। बात करते हैं इकोमार्क। इकोमार्क क्या है आपका, जो पर्यावरण फ्रेंडली, हमारी जो इको फ्रेंडली चीजें उसकी बात करते हैं, तो पर्यावरण के अनुकूल जो उत्पाद हैं उसकी गुणवत्ता का मापन किया जाता है इकोमार्क के द्वारा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है आपका 2017 में मलयालम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है के.पी. रामानुन्नी, दूसरा ऑप्शन है आपका ओमेन चांडी, ऑप्शन तीसरा है आपका के.आर. मीरा, ऑप्शन डी आपका प्रभा वर्मा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के.पी. रामानुन्नी। जरा बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। इसका जो विजेता होता है उसको 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना थी वो 12 मार्च 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं कि 2021 में इसे किसे प्रदान किया गया, तो जॉर्ज ओनेकूर द्वारा इसको प्रदान किया गया और इन्होंने एक रचना लिखी थी हृदय रागंजर, जो अपनी खुद की एक आत्मकथा थी, उसके लिए इनको मलयालम में, क्योंकि यहाँ पे मलयालम क्वेश्चन पूछा गया तो मलयालम का ही मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, तो मलयालम के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया है कि चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलो बात करते हैं चौरी चौरा कांड के बारे में। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन के समय पर कुछ पुलिस वालों के खिलाफ झड़प हुई और झड़प के बाद में वहां के स्थानीय लोगों ने वहां की पुलिस चौकी पर आग लगा दी, जिसमें 22 जवान आपके मारे गए थे, ऐसा सरकारी डेटा कहता है। तो असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उसमें आपकी तिथि थी 5 फरवरी 1922 को, और गोरखपुर में आपका स्थान पड़ता है चौरी चौरा। वहां पर एक चौकी थी, उस चौकी में कुछ लोगों की झड़प हुई, उसके वजह से जब पुलिस की और लोगों की जो झड़प हुई तो वहां पर पुलिस द्वारा एक बुजुर्ग को थापड़ मार दिया गया। तो उसके विरोध में वहां पर लोगों में आक्रोश आ गया और लोगों ने वहां पर आग लगा दी, और इसी की वजह से असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। अब यहाँ पर काफी लोग ये भी कहते हैं कि गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया वो गलत था। वर्तमान उस समय की स्थिति को देखते हुए गांधी जी ने जो पॉइंट ऑफ व्यू उठाया था अपने दृष्टिकोण से, उनका बहुत ही सटीक कार्य था। अगर वापस नहीं लेते तो उस समय जितने भी आपके नेता थे सबकी कहानी खत्म कर दी जाती। जैसे अगर वो कल्पना करें कि वर्तमान में अगर सरकार के खिलाफ हम लोग कोई ऐसी कार्रवाई कर दें तो उसके बाद फिर पुलिस कार्रवाई होगी, इसके बाद में सारे लोग साइलेंट हो जाएंगे, कर दिए जाएंगे। तो जो महात्मा गांधी जो भी स्टेप उठाया था अपने हिसाब से सही था। अब बात करते हैं गांधी जी ने एक पुस्तक में बताया यंग इंडिया में कि उन्होंने इसको वापस क्यों लिया, इसके रीजन क्या थे, उनके प्रामाणिक तथ्य क्या थे, और इसी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उसके बाद में क्या कर दिया गया, गांधी जी को 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था। ऑप्शन जातवाद, ऑप्शन दूसरा है आपकी सांप्रदायिकता, ऑप्शन तीसरा है आपका विभिन्नता, ऑप्शन चौथा है आपका एकता। तो इसका आंसर हो जाएगा एकता। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ब्रिटेन का उपनिवेश कब से कब तक था, तो उपनिवेश का जो समय था आपका अंतिम समय में 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है केंद्र सरकार के बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण दर्शाते हैं। ऑप्शन पहला है भारत सरकार द्वारा अर्जित अनुमानित धन, ऑप्शन दूसरा है विभिन्न राज्यों की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का ब्यौरा आपका, ऑप्शन तीसरा है आपका भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का ब्यौरा, ऑप्शन चौथा है आपका जिला परिषद द्वारा खर्च किया गया अनुमानित धन। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जो दिया गया आपका भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का ब्यौरा। जरा बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। तो जो भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का ब्यौरा होता है, जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। बजट को पेश कौन करता है, तो बजट को पेश करते हैं वित्त मंत्री साहब। अब बजट के बारे में भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, तो अनुच्छेद 112 में दिया गया है। आपको बताना चाहिए बजट शब्द का संविधान में कहीं पर स्पष्ट उल्लेख नहीं है। बजट का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चमड़े का थैला कहते हैं आपके चमड़े का थैला। इसकी आवश्यकता क्या है कि जब ब्रिटेन में वहां के वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करना था, वो क्या कर लेके आए, चमड़े के थैले में सारे कागज लेके आए। तो वहां के लोगों ने हंसी मजाक में कहा था, जो वहां पे संसद में बैठे थे, कि देखो बजट खुल गया, तब से इसका नाम बजट पड़ गया। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 25 में बोला गया है आपका वाणिज्यिक मुकदमों के बारे में सरकार को निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव भारत के 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत इंगित किया गया था या किया गया है। ऑप्शन ए है मुकदमों की विचाराधीनता कम करनी चाहिए, ऑप्शन दूसरा है मुकदमों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, ऑप्शन सी है उनके द्वारा दायर किए गए मुकदमों की संख्या की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करना चाहिए, ऑप्शन डी है मुकदमों की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहला सही है, मुकदमों की विचाराधीनता कम करनी चाहिए। बात करते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 किसके द्वारा जारी किया गया, तो उस समय की जो वर्तमान आपके वित्त मंत्री थे अरुण जेटली द्वारा इसको
प्रमाणित किया गया था, इस सर्वेक्षण को जारी किया गया था। बात करते हैं कि उस समय अनुमानित विकास दर क्या थी, तो उस समय जो अनुमानित विकास दर थी वो 6.5% थी। तो आज हम लोगों ने एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर के जो जीके सेक्शन उसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में इसके रीजनिंग, मैथ और हिंदी की वीडियो को भी अपलोड कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।